आज हम अंतःशोषण के बारे में पढ़ेंगे। अंतःशोषण क्या होता है, इंग्लिश में बोला जाता है इम्बिबिशन। क्या बोला जाएगा? इम्बिबिशन। अब इसमें क्या होता है, यह जो होता है एक भौतिक क्रिया है। क्या है? एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा विलयन के जो निर्माण के बिना ही जल के अणुओं की गति होती है। क्या होता है? यह एक भौतिक क्रिया होता है जिसके द्वारा विलयन के निर्माण के बिना ही जल के अणुओं की गति होती है। विलयन का निर्माण नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी जल के जो अणु होते हैं उसकी गति होती रहती है। अंतःशोषण के अंतर्गत किसी द्रव स्नेही पदार्थों के सतहों द्वारा जल के अधिशोषण की प्रक्रिया अंतःशोषण कहलाता है। कौन सा? कोई द्रव स्नेही होता है। तो द्रव स्नेही मतलब क्या होगा? जो द्रव को अवशोषित करने का काम करता है। तो द्रव शोषित पदार्थ के सतह द्वारा द्रव स्नेही पदार्थ के सतह द्वारा क्या कर लिया जाता है? जल को अधिशोषित कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या चीज़? अंतःशोषण या अंतःचूषण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। यह जो होता है यह वह विशिष्ट प्रकार के जलोशोषण की प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु की गति विलयन की ओर या उसके निर्माण से संबंधित नहीं होता है। ये विशिष्ट प्रकार का जलोशोषण होता है। इसमें यदि विलायक के अणुओं की गति हो भी रही है तो विलयन की ओर नहीं होता है और ना ही उसमें उसके निर्माण से संबंधित होता है, बल्कि यह जल स्नेही पदार्थों की ओर होता है। जो जल को अवशोषित करने वाले पदार्थ होते हैं उसी की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जल है, द्रव है, आसक्ति रखने वाले ठोस कण है, अंतःशोषण है, अंतःशोषक है, अधिशोषित होने वाले द्रव अंतःशोषक शोष्य होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे जल है, द्रव है, आसक्ति रखने वाले ठोस कण है, अंतःशोषक तथा अधिशोषित होने वाले द्रव अंतःशोषक होते हैं। यह जो होता है वो क्या होते हैं? अवशोषण है, अधिशोषण दोनों में संबंधित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाता है, अगर जो विलयन सोल्यूशन आता है, सेलुलोज है, पेक्टिक पदार्थ है, द्रव प्रोटीन है, कोशिकाओं के अन्य कार्बनिक पदार्थ में अंतःशोषण की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अगर जो विलयन है, सेलुलोज है, पेक्टिक पदार्थ है, द्रव प्रोटीन है, कोशिकाओं के जो अन्य कार्बनिक पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अंतःशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। अगर विलयन अपने भार का 99 गुना ज़्यादा जल को अवशोषित कर सकता है। यदि अगर का भार 99 गुना से भी ज़्यादा वो क्या कर सकता है? अवशोषित कर सकता है। फिर होता है नेक्स्ट में हम देखते हैं तो अंतःशोषण में चूँकि जल के अणु अंतःशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। अंतःशोषण में चूँकि क्या हो जाते हैं? जल के जो अणु होते हैं अंतःशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाते हैं। उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाते हैं? ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाते हैं, जिसके माध्यम से तापमान बढ़ जाता है और इसे जलीकरण की ऊष्मा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? जलीकरण की ऊष्मा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अंतर देख लेते हैं, विसरण और अंतःशोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, फर्स्ट नंबर है विसरण। इस प्रक्रिया में विलायक और विलय के अणुओं का अभिगमन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? विलायक और विलय के अणुओं का साथ साथ अभिगमन होता है, जबकि अंतःशोषण में क्या होता है? केवल विलायक के अणुओं का ही अभिगमन होता है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया में जल स्नेही पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है विसरण में, जबकि अंतःशोषण में जल स्नेही पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसमें अणु एवं आयनों के मध्य आकर्षण आवश्यक होता है। इसमें अधिशोषण तथा माध्यम के अणुओं के मध्य आकर्षण होना आवश्यक होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या पाया जाता है? यहाँ पे चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जल के अंतःशोषण के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जिसे हम अंतःचूषक दाब कहते हैं। यह परासरण दाब के लगभग बराबर होता है, dP/d बराबर IP - TP। तो कार्बोहाइड्रेट की जो तुलना में प्रोटीन में अंतःशोषण है, अंतःचूषण की क्षमता पाई जाती है। यही कारण है कि दलहनी पौधे हैं जैसे मटर, चना, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो बीज है, गेहूँ, मक्का,
की तुलना में अधिक फूले होते हैं, क्योंकि वो पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अंतःशोषण और अंतःशोषण दाब का प्रयोगात्मक प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। चलिए हम अंतःशोषण का क्या देख लेते हैं, अंतःशोषण का यहाँ पे प्रयोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आवश्यक सामग्री कांच की बोतल लिया जाता है, जल लेते हैं, चने के बीज ले लेते हैं। तो चने के बीज को हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो उसको लगभग 2-3 घंटे के बाद देखते हैं तो वो फूल कर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यही इसका प्रयोग किया गया है सूखे चने में। तो वो अंतःशोषक का एग्जाम्पल होता है, उसमें एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से जल जो होता है, जल को अवशोषित कर लिया जाता है। बीज जल का अंतःशोषण करके फूल जाते हैं। इसके कारण उत्पन्न दाब के कारण बोतल में लगा कार्क का ढक्कन खुल जाता है। अंतःशोषक का महत्व देख लेते हैं। यह पौधों में बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीज को, सूखे बीज को जमीन पे डाल देते हैं तो वो क्या होता है, अंतःशोषण के माध्यम से ही क्या करता है, बीज अंकुरित होते हैं। बीजों के अंकुरण के समय उनके बीजावरण के फटने का प्रमुख कारण क्या चीज़ है, उच्च अंतःशोषक दाब का उत्पन्न होना, जिसके पश्चात ही क्या होता है, बीज अंकुरित होते हैं। तरुण पादप कोशिकाओं के द्वारा जल का अवशोषण अंतःशोषण की क्रिया के कारण ही होता है। यह कोशिका पादप शरीर में जल के अभिगमन में मदद करता है। बीजांड के पकने के दौरान इसमें जल अंतःशोषण के कारण ही पहुँचता है। और देख सकते हैं कि यहाँ क्रिया जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण में सहायक होता है। और जल के अवशोषण के समय क्या कर लेते हैं, जल जो होता है मूल रूमों की भित्तियों द्वारा अंतःशोषित कर लिए जाते हैं। 7 पॉइंट है हमारा, अनेक शुष्क फल है जैसे कॉटन बॉल्स है या फोलिया मसूर है, मूंग है, उड़द है। शुष्क परिस्थितियों में भी जल को यदि जल को ये अंतःशोषण कर लेते हैं और ये चटक हो जाते हैं, फूलकर ये मतलब उसमें स्फुटन हो जाता है, फूलकर फूट जाते हैं। किले आदि की पुरानी दीवारों पर पीपल है, बरगद जैसे पौधे के उगने से उसकी जड़ की कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले अंतः शोषक दाब के कारण दीवारों में दरार पड़ जाती है। वर्षा ऋतु में लकड़ी की दरवाजे हैं, फ्रेम हैं आदि में टेढ़ा मेढ़ा अंतःशोषण के प्रभाव के कारण ही होता है।